ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से मिल रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, रेक्टिलिनियर शीट में सेक्शन डी और पार्ट 2 में सेक्शन डी और सी दोनों। तो आज अपन डिस्कशन करते हैं। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए बी सी डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको जो होमवर्क दिया है वो आप लोग कर आए हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन में है आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन डी। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन डी, ठीक है। अब इस सेक्शन डी में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके अंदर D5 में 100% डाउट आया होगा, ठीक है। D5 के अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत माइंड बॉगलिंग हो और ऐसे आपके क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। लेकिन अगर नेवरदलेस क्वेश्चन में अगर डाउट भी है या आप लोगों ने आंसर आ गए हैं नहीं आए हैं, वो सारे जो मैटर्स हैं, मेरे सोल्यूशन को आप एक बार देखना, समझना, सुनना, और आपने जिस तरीके से आंसर लाया अगर सेम तरीका है तो ठीक है, नहीं तो इंप्रूव करो कि यार कोई और अच्छा तरीका है क्या इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो क्वेश्चंस टफ नहीं होते, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल बेसिक होते हैं। अगर आपको लगता है कि जो अभी तक अपना इंटरेक्शन हुआ है उसके थ्रू आपको एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस में अभी भी तकलीफ आ रही है, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप काइंडली रिवाइज करो जो वीडियोस या क्लास नोट्स जो आपने बनाए थे वीडियोस को देख के, और उन क्लास नोट्स को एक दो बार पढ़कर ही देखो यार ये जो चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन, ये आपका पहला चैप्टर है और फिजिक्स का पर्टिकुलरली, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में काफी हद तक आप लोगों ने मैथ्स वाली चीजें पढ़ी हैं। तो अब ये जो फिजिक्स वाला टॉपिक है इसके अंदर परेशानी स्टार्टिंग में आती है, क्योंकि कुछ चीजें आपको इस चैप्टर में ऑलरेडी आती थी और उसी के अंदर कुछ धीरे धीरे टफनेस बढ़ती चली गई है। तो जब टफनेस बढ़ती है चैप्टर में तो लगता है कि यार जो 8 9 में पढ़ा था कुछ वैसा सा तो नहीं लग रहा है ना, और धीरे धीरे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे पार्ट्स भी धीरे धीरे आने लगे हैं। और फंडामेंटल इक्वेशंस जो अपन ने 5 जो सीखी थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, वो दिखने में इतनी आसान है लेकिन उसको अप्लाई करने में तकलीफ होती है। आई होप ये जो अब मैं आपको होमवर्क दिया था उससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि चैप्टर को बहुत लाइटली नहीं लेना है। आप भले ही कितने भी अच्छे से आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन अभी 11th के स्टेज पे ये चैप्टर्स में थोड़ी अच्छी लेवल की टफनेस होती है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ऑलवेज गिव योर 100%, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेट मी स्टार्ट विद D1 देन। मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पहले अपन ये डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद में अपन पार्ट 2 में चले जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में D1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। D1 में क्या दे रखा है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 km/h टू 90 km/h इन 5 सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। सबसे पहली बात तो ये एक शॉर्टकट है 36 km/h, ठीक है। इसको आप सीधे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। 36 × 5/18, ये बहुत स्टैंडर्ड सी ट्रिक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती भी है। तो यहां से आपका बन गया, ये कितना बन गया, 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली दूसरी वैल्यू कौन सी दे रखी, 90 km/h। तो 90 km/h को भी कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो गया, 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 525 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, आपको और क्या दे रखा है, स्ट्रेट रोड पर ये बोल रखा है 5 सेकंड लगते हैं उसको 10 से 25 पे आने में। क्वेश्चन में बोल रहा है बताओ एक्सेलरेशन क्या है, कितना दूर तक उसने ट्रैवल किया, ये सब आपको, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान के चलना है। तो U और V आपको पता है, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड्स, तब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। V इक्वल टू मतलब 25 इक्वल टू 10 प्लस A × T। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, V इक्वल टू U प्लस AT, और टाइम आपको दे रखा है 5। तो यहां से आपको दिख रहा है A कितना मिल गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। एक्सेलरेशन जैसे आपका आया, साथ साथ में और क्या पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस चल लिया। अब डिस्टेंस निकालना भी बहुत आसान है। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, U + V/2 मतलब 25/10 होल अपॉन 25 + 10/2 इंटू टाइम कितना था 5। यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा और यहां से आपका एक्सेलरेशन भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जहां पर आपने D1 के अंदर बहुत ही बेसिक से सारी चीजें दे रखी है, आपने इसको कवर कर ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज D2। अब D2 प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, जरा एक बार उसको पढ़ लेते हैं। D2 में दे रखा है पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एज 5। इनिशियल फाइनल दोनों दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट मतलब 5 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड, ये आपके सिमिलर है गया, पिछले वाले सवाल से ही मिलता जुलता हो गया। U इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, V इक्वल टू आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड्स। अब आप देखो जरा, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल फाइनल दोनों दे रखी है, और आपको टाइम भी दे रखा है। डिस्टेंस पूछा है और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो जैसे अपन ने पहले किया।
पहले अभी जस्ट D1 के अंदर जो किया वही प्रोसेस अपनाना है। 15 इक्वल टू 5 प्लस a इंटू टी, तो यहां से आपको a मिल जाएगा। टाइम कितना है 5, तो इसका मतलब a कितना आ गया, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2। और दूसरा कितना डिस्टेंस चला होगा तो वो भी निकाल सकते हैं, u प्लस वी मतलब 20/2 इंटू टाइम कितना 5, ये कितना आ गया 10, 50, ये 50 मीटर्स। सही बात। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। अब बोलता है द पार्टिकल कंटिन्यूअस विद द सेम एक्सेलरेशन फाइनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 8th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अब 8th सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, 8th सेकंड की बात कर रहा है। अब 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल स्पीड कितनी 5, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया 2, तो 2/2 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 1, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, u प्लस a/2 2n माइनस 1, और यहां से आप सॉल्व करोगे आपको डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड इजीली मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका D2 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे D3 में। D3 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या बताना है, जरा देखो। D3 वाले क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, a ball is dropped from a tower in the last second of its motion it traveled a distance of 15 meter, find the height of the tower। last second of its motion में उसने 15 मीटर चला है, जरा देखो, और ball is dropped from a tower, find the height of the tower। तो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है। तो लेट से मान लेता हूं कि उसको t इक्वल टू n टाइम लगता है, t इक्वल टू n टाइम में वो यहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो और यहां से इसको ड्रॉप किया था, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, मतलब यहां से इसको रिलीज किया है। सही बात है। अगर इसको यहां से रिलीज किया है और आपको हमने बिल्डिंग की हाइट h मान ली है, जरा समझो इस बात को, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे t इक्वल टू n या t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n की बात कर रहा हूं। ये बोल रहा है, क्वेश्चन की बात समझो, कि लास्ट सेकंड, लेट से मैंने बोला कि t इक्वल टू n पर जर्नी खत्म होती है, तो t इक्वल टू n और t इक्वल टू n माइनस 1 के बीच में, है ना, उसने कितना चल लिया, उसने कितना चल लिया, दिखा रखा है 15 मीटर चल लिया, ठीक है। इसका मतलब है ये nth सेकंड वाली बात हो गई। तो 15 इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड तो 0 ही थी, तो 0 प्लस a/2 मतलब g/2 इंटू 2n माइनस 1। क्या बात समझ में आती है। तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। n की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो जरा, 33 प्लस 1, n इक्वल टू 2 मिल रहा है, चेक करो। n की वैल्यू 2 जैसे डालोगे तो ये कितना बन गया, 3 बन गया, 3g/2 15 होता है, ठीक। तो यहां से n की वैल्यू 2 मिल गई, इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि ये पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे नीचे पहुंच रहा है। अगर पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पे लोएस्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब है पूरी जर्नी 2 सेकंड में ही तो कवर करेगा। वापस बताता हूं क्या बोल रहा हूं, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये किसी बिल्डिंग के टॉप से गिरा दिया और वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जमीन पे आके हिट कर रहा है, और बोल रहा है अपनी आखिरी सेकंड की जो जर्नी है उसमें वो कितना चल लेता है, 15 मीटर, आखिरी सेकंड की जर्नी। तो मैंने मान लिया लेट से कि उसकी जर्नी खत्म होती t इक्वल टू n सेकंड्स पे, t इक्वल टू n पर लेट से जर्नी खत्म हो जाती। तो t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n के बीच क्या ये 15 मीटर चल रहा होगा, और n माइनस 1 से t इक्वल टू n को ही तो बेटा जी क्या बोलते हैं, nth सेकंड, यही तो होता है nth सेकंड, है ना। तो nth सेकंड का फॉर्मूला अपने को आता है, nth सेकंड में कितना चला 15, और यहां से अपन ने वो nth सेकंड की वैल्यू ही निकाल ली, अपन n की वैल्यू निकाल ली 2। अब आप मुझे बताओ nth सेकंड, इसका मतलब है इसकी जर्नी t इक्वल टू n पे ही तो खत्म हुई थी, इसका मतलब है इसकी पूरी जर्नी t इक्वल टू 2 सेकंड्स की हो गई। तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गया, तो वही तो बिल्डिंग की हाइट होगी। सो h इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर। कितना आ गया यहां से, देखो 2 से गया 20 मीटर्स, आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में। तो आपके D1, D2, D3 ये तीनों सवाल आपके इजीली यहां से बन गए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है D4। D4 में देखो जरा क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में। D4 में बोला ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट से और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर हाफ अ मिनट, है ना, और फिर ब्रेक अप्लाई कर दिए और ट्रेन 1 मिनट बाद रुक जाती है। तो इसका मतलब है आधे मिनट तक एक्सेलरेट हुआ और उसके अगले 1 मिनट तक डिसेलरेट हुआ, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है जो डेटा आपको दे रखा है u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम इक्वल टू 30 सेकंड्स है, ये आपको इनिशियल टाइम, इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है।
तो इसका मतलब है आप ये पता लगा लो पहले तो 30 सेकंड बाद फाइनल स्पीड होगी कितनी, फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो v इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 30, इसका मतलब ये तो हो गया आपका 60 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आती है? तो 60 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल स्पीड है, और इसके बाद में वो रिटार्ड करना स्टार्ट कर देगा। अगर रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा तो क्या यही ऑटोमेटिकली मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, है ना? तो आप इस बात को समझो, जैसे इट्स लाइक के आपने घर से बाइक स्टार्ट की और एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, और फिर आपने रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन में बोल दिया, उसके बाद में ब्रेक लगाना चालू कर दिया, रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है रिटार्ड करना जब आप स्टार्ट करोगे आपकी स्पीड वापस धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब एक्सेलरेट करोगे तब आपकी मैक्सिमम स्पीड टच हो गई यहां पे, और इसके बाद में अब क्या चालू हो गया, रिटार्डेशन। इसका मतलब है फॉर क्या बोलते हैं, रिटार्डेड पार्ट, फॉर डिसेलरेशन पार्ट, फॉर रिटार्डेड पार्ट, क्या बोल सकता हूं कि इनिशियल स्पीड को 60 मीटर पर सेकंड मान लूं, है ना? फाइनल स्पीड तो ऑटोमेटिकली 0 है ही, और कितना समय लग रहा है इस बार, 60 सेकंड्स, क्योंकि बोला 1 मिनट लगता है पूरा इसको रुकने में। तो आपको UVT के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्या यहां से आप रिटार्डेशन निकाल सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछ रखी है एक बार मैं वापस देख लेता हूं। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, वो तो पहले ही निकाल चुके हैं, Vmax। ठीक, फिर बोला टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन के लिए तो आपको रिटार्डेड पार्ट भी सोचना पड़ेगा, है ना? तो इनिशियल पार्ट में कुछ चला होगा, बाद वाले पार्ट में भी कुछ चला होगा, तो बाद वाले पार्ट का पहले रिटार्डेशन ढूंढ लें, है ना? तो रिटार्डेशन कितना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन निकाल ली अपन ने, तो पहले डिस्प्लेसमेंट किया कितना, S1 कितना है, तो S1 कैसे निकालेंगे, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 60, तो 0 प्लस 60 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है, देखो जरा 30। अगर 30 है तो ये 30 900 मीटर्स। ये तो आपका पहला, जब ये एक्सेलरेट कर रहा था तब का डिस्टेंस है। अब दूसरे वाले पार्ट में यहां पर मैं निकालता हूं S2, तो S2 के लिए भी इनिशियल प्लस फाइनल वापस 60/2 इंटू 60, ये कितना आ गया, 1800 मीटर्स। तो 1800 मीटर 900 मीटर, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 900 प्लस 1800 2700, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। मैक्सिमम स्पीड आप निकाली चुके हो 60 मीटर पर सेकंड, और अब बोला है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड की हाफ जब स्पीड होगी, मतलब जो 30 मीटर पर सेकंड की जब स्पीड होगी तब इसकी पोजीशन क्या होगी। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको यह पूछा है कि स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी चाहिए, 30, तो 30 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड बेटा कितनी है, 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था पहले वाले पार्ट में, एक्सेलरेशन था 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट S डैश। मैक्सिमम स्पीड की हाफ वाली स्पीड की पोजीशन, तो अब आप जरा समझो, मैक्सिमम स्पीड बोला है द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, है ना? पोजीशन ऑफ द ट्रेन, दो पोजीशन आएगी, क्योंकि एक बात समझो, अगर 0 से 60 गया तो 30 मीटर पर सेकंड का भी आया था, लेकिन साथ साथ में 60 से वापस 0 आया तो फिर से 30 वाला पार्ट आएगा, तो जब वापस 30 वाला पार्ट आएगा तो वो वाला भी तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो ये जो मैंने पार्ट निकाला है ये किसके लिए है ये है फॉर एक्सेलरेटेड पार्ट, फॉर एक्सेलरेटेड जर्नी। ये एक्सेलरेटेड जर्नी का S डैश मिल जाएगा, ये देखो हो गया सॉल्व, 900 डिवाइड बाई 4, तो वो आपको पर्टिकुलर पोजीशन मिल गई जहां पर इसकी स्पीड हाफ थी। सिमिलरली फॉर डिसेलरेटेड जर्नी, जब वो रिटार्ड करना स्टार्ट करता है तब आपको बोला है फिर से 30 की स्पीड कब आती है, तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, 2 इंटू कितने से रिटार्डेशन हो रहा है। आपने यहां पर दूसरे वाले पार्ट में A2 तो निकाला ही नहीं, दूसरा निकाल सकते हैं A2, कैसे निकालेंगे देखो जरा, या फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है तो हाँ, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ तो वैसे ही कर लेते हैं। अगर S2 आपको पता है, रिटार्डेड पार्ट का S2 पता है, तो रिटार्डेड पार्ट का एक्सेलरेशन भी तो पता है, तो वो कैसे मिलेगा। फाइनल स्पीड कितनी है आपको दिख रही है 0, इनिशियल स्पीड कितनी थी इस वाले पार्ट में 60, प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना है 60, तो A कितना मिल गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने जो बात बताई है ये कौन सी है, रिटार्डेड पार्ट का आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, रिटार्डेड पार्ट का आपको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पता है, एक्सेलरेटेड पार्ट का एक्सेलरेशन वैसे भी पता था, और एक्सेलरेटेड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी पता है। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड जर्नी का S डैश तो निकल गया, यहां से आपको दिख रहा है 900/4, ये लगभग कितना हो गया 900/4, ये आप देखोगे तो 180, मतलब 180 के आसपास आ रहा है ना,
देखो जरा 222.5, तो 225 आ गया, तो 225 मीटर आएगा एस डैश। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप देखोगे कि 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है। दूसरे वाले तरफ चलेंगे तो -2 इंटू 1 इंटू एस डबल डैश, मैं वो वाली पोजीशन निकाल रहा हूं जहां पर रिटार्डेड पार्ट में फिर से 30 की फाइनल स्पीड होगी, है ना। तो यहां से आप देखो जरा एस डबल डैश कितना आ रहा है, तो एस डबल डैश यहां पर आएगा 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो गया 3600 माइनस 900, तो ये हो गया 2500, है ना। 3600 माइनस 900, ये हो गया 2700 होल अपॉन 2, ये आपका एस डबल डैश आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी पोजीशन है जहां पर आपकी स्पीड मैक्सिमम से हाफ होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ D4 वाला। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आगे भी है D5, और उसके अंदर भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डेटा हैं, और मैं बोलूंगा कि D5 ही है जो सबसे थोड़ा सा तकलीफ भी देता है, क्योंकि एक बार में इतना जल्दी से D5 वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ भी नहीं आता है ना। तो D5 वाले क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। D5 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अ टॉय प्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट ए along a straight horizontal line 20 meters above ground level, starting with initial zero velocity and acceleration 2 meter per second square। प्लीज ध्यान देंगे, अब यहां पर कोई एक टॉय प्लेन दे रखा है, ठीक है, और ये टॉय प्लेन 20 मीटर्स ऊपर है, ठीक है, और यहां से एक बॉल को उछाल दिया गया है, 20 मीटर्स ऊपर है, और यहां से एक बॉल को उछाला है और ये प्लेन की जर्नी कुछ ऐसे है आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या डेटा दे रखा है। जो आपको प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी इनिशियल स्पीड तो 0 बता रखी है। ये जो आपको प्लेन दे रखा है, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये प्लेन एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट अ मैन पी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, बॉल टचेस द बेस ऑफ द प्लेन, है ना। अब क्या बोल रहा है देखो, ये बॉल इसके बेस को जस्ट टच करता है। इसका मतलब हो गया कि ये मैंने उतनी स्पीड से फेंका होगा कि यहां पर इसका ये जस्ट टच का मतलब क्या है कि ये बॉल अगर बहुत तेजी से फेंकूं तो हो सकता है कि प्लेन को जाकर जोर से हिट करे, लेकिन मैंने बोला कि ये बॉल को मैंने इतनी तेजी से फेंका है कि जस्ट टच करता है। इसका मतलब है जितनी देर में ये प्लेन यहां से यहां तक पहुंचता है, उतनी देर में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली और यहां पर जस्ट पहुंच के इस बॉल की स्पीड जस्ट 0 होगी। ठीक है, तो फॉर बॉल 20 मीटर की आपको हाइट दे रखी है, u स्क्वायर बाई 2g। ये वाला फॉर्मूला आपने कहां सीखा था पहले, याद है? ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, h max इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, वो वाला फॉर्मूला। क्योंकि मैं बोल रहा हूं यहां ये बॉल का इधर पहुंचकर स्पीड जस्ट 0 हो रहा है। अगर जस्ट 0 हो रहा है इसका मतलब 20 मीटर ही इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। अगर आपको लगता है सर ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होता, तो आप कुछ नहीं यार, आप यहां से लेकर यहां तक काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगा लो। कौन सी? फाइनल स्पीड को 0 करो, इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उस फॉर्मूले से करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू v को 0 डाल देना, u आपको निकालना ही है और हाइट आपको दे रखी है, तो वहां से भी सेम आंसर आएगा। तो यहां से देखो u कितना मिल गया आपको, यहां से u मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। आपने इस बॉल को पक्का 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। एट द सेम टाइम कितनी देर में यहां से यहां तक पहुंचेगा ये भी तो निकाल सकते हो फॉर बॉल। तो टाइम एसेंट ऊपर जाने में कितना समय लगेगा बॉल को, तो वो कितना होता है ये भी बता रखा है मैंने, u बाई जी। u है 20, ये हो गया g, ये कितना हो गया 2 सेकेंड्स। अगर ये 2 सेकंड हुआ इसका मतलब है जितनी देर में प्लेन यहां से यहां पर पहुंचेगा उतनी देर में ही तो बॉल यहां से यहां पहुंचा था, मतलब 2 सेकंड में ये प्लेन यहां से यहां पहुंच गया। तो एरोप्लेन की अगर बात करेंगे, फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन के पास इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन दिस, और आपको s का वैल्यू निकालना है तो इनिशियल स्पीड वैसे ही 0 है। हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, क्या है बात समझ में आई? 4 मीटर्स। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है s की वैल्यू कितनी होगी? 4 मीटर्स। ठीक, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है।
डिस्टेंस ठीक है, जस्ट आफ्टर द कॉन्टैक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन इंक्रीज। अब यहां पर पहुंचते से ही ये प्लेन भाई साहब का एक्सेलरेशन एकदम से बढ़ गया, ठीक है। इधर पहुंचते से ही प्लेन का एक्सेलरेशन आगे की तरफ अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। तो पहले तो ये पता लगा लो इस जगह पर प्लेन का स्पीड कितना है, ठीक है। तो s की वैल्यू मिल गई, और फॉर v इक्वल टू, यहां पर मैं इसको v बोल रहा हूं लेट से, तो v कितना होगा प्लेन का, तो निकाल सकते हैं इनिशियल स्पीड कितना 0 प्लस 2 इंटू 2, क्या लिखा मैंने 80, v इक्वल टू u प्लस 80, और यहां से आपको मिल गया फिर से 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है ये प्लेन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा इसके आगे, और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड अभी हो चुकी है, अब इसके आगे एक्सेलरेट करेगा। अब देखो जरा क्या बोल रहा है ना, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बॉल, निकाल चुके, ठीक है। डिस्टेंस s भी अपन निकाल चुके। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेस द बॉल बैक, अब ये बॉल वापस जाएगी, वापस लौटेगी भी तो सही, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी तो 2 सेकंड ही होगा, जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में, और ये आपको वैसे ही पता है 20 मीटर। तो जब मैं बोल रहा हूं कि अब यहां से लेकर यहां तक, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं s डैश, तो s डैश कितना होगा जरा सोच के बताओ। s डैश के लिए, इस वाले जोन के लिए, क्या ये 4 मीटर पर सेकंड ही इनिशियल स्पीड बन जाएगी, तो इसका मतलब है 4 इंटू, और कितना समय है आगे जाने में प्लेन में, उतना ही समय है जितना बॉल को नीचे आने में टाइम लगेगा। बॉल को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। इसका मतलब हो गया s डैश इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना है 4, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आया देखो जरा, 8 प्लस ये कितना हो गया 2, 8 प्लस 8 16 मीटर, तो ये 20 मीटर है, ये 16 मीटर है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एस डैश कितना आ गया 16 मीटर। पूछ रहा है बताओ जब वापस लौटेगा और जब प्लेन यहां पर होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। सो सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, सेपरेशन कितना हो जाएगा आपको देखो, कितना, ये 20 और ये कितना 16, तो 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, यहां से आपका आंसर तैयार, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ D4, है ना, D4 की जगह, सॉरी D4 नहीं, D5 वाला क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। D6 वाले प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इसे बोला है कार है जो ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला स्टेप 72 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, कितना हो गया 72 इंटू 5/18, और ये कितनी वैल्यू आ गई 4 मतलब 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, आपसे बोला है, और ये डिसलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसलरेट कर रहा है, ठीक है। आपसे बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट गोज बिफोर इट स्टॉप्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट गोज बिफोर इट स्टॉप्स, कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाएगा, कितना समय लगेगा इसको रुकने में, और कितना डिस्टेंस चलेगा फर्स्ट और थर्ड सेकंड में। तो यार ये तो बेहद आसान सा सवाल है, बिकॉज इनिशियल स्पीड आपको u दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन जो कि पता है रिटार्डेशन के फॉर्म में है, वो आपको दिख ही रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और क्या दे रखा है आपको, बस ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है, और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कितना डिस्टेंस चल लेगा बिफोर इट स्टॉप्स, तो पहले पता लगा लो भैया कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में, कितना टाइम लगेगा रुकने में, तो फाइनल स्पीड को 0 कर देता हूं, इनिशियल स्पीड को 20 कर देता हूं, रिटार्डेशन आपको दे रखा है 2 का, और समय कितना लगेगा निकाल लेते हैं, तो टाइम लग गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में भाई साहब रुक जाएंगे। अगर ये 10 सेकंड में रुक जाएंगे तो दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ मतलब इनफैक्ट मैंने ये दूसरा वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लिया है, कितना टाइम होगा, तो दूसरे वाले पार्ट को पहले लिख देते हैं, फिर पहले वाले पार्ट पे आ जाता हूं। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस चलेगा जब रुकने के पहले, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका, इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 20, टाइम कितना लगा था 10 माइनस हाफ, और रिटार्डेशन कितने का है 2 इंटू टाइम कितना स्क्वायर, टाइम कितना बताया था 10 का स्क्वायर। तो अब देखो कितना आया ये 100 200 100 मीटर चलने के बाद में ये रुक जाएगा। फिर बोला है बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा फर्स्ट और थर्ड सेकंड में, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और क्योंकि पार्टिकल डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रहा
है ना। अगर पार्टिकल डायरेक्शन बदलता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं, चिंता ही नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम आएंगे। तो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल स्पीड आपको वैसे भी दे रखी है 20, तो -a/2 मतलब 2/2 इंटू 2 इंटू 1 - 1। इसको सॉल्व करके आप फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, और थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बिल्कुल सेम 20 - 2/2 2 इंटू 3 - 1, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका D6 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन था, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पूरे सेक्शन डी में सबसे आसान क्वेश्चन ही D6 था, है ना। बाकी D4 और D5 दोनों इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ये दोनों आपसे अगर नहीं बने तो नॉट एन इशू। D3 भी थोड़ा ठीक ही था, बाकी D1 D2 और D6 को मैं बहुत ईजी कैटेगरी में डालूंगा और ये आप लोगों से बनने चाहिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 के अंदर अपन ने सेक्शन बी तक डिस्कस कर लिया था, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी। तो अब सेक्शन सी में क्या दे रखा है, सेक्शन सी का जो पहला सवाल है, पहले सवाल में बोला इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड, समझ में आया, छठे सेकंड में इतना चलता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट आपको छठे सेकंड का दे रखा है, तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, ये आप लोगों से बनना चाहिए। C1 की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 2 की, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C1 पे आ गए हैं। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड आपको 0, 6th सेकंड में 120, इट्स बेटर कि अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है आप उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, इसका मतलब कितना हो गया 1.2 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड जो आपको दे रखा है 1.2 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है, वो दे नहीं रखा, तो a/2 इंटू 2 इंटू 6 - 1। इस क्वेश्चन के अंदर सारा डेटा दे रखा है, आप a की वैल्यू निकालो और आपका C1 इसी के साथ डन, ठीक है, हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं C2। C2 प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, C2 प्रॉब्लम जरा ध्यान देंगे, ये भी बड़ी इजी सी प्रॉब्लम है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड 3u, हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। एक बिल्डिंग दे रखी है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया है u की स्पीड से, ऊपर गया होगा, नीचे पहुंचा होगा, और नीचे पहुंचने पर स्पीड कितनी हो गई होगी 3u। बिल्डिंग की हाइट मांग रहा है कि h कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या होगा जरा सोचो, अगर मैंने, आप ऐसे लॉजिकली चलो, अगर u से फेंका है, आपको मैंने समझाया था क्लास नोट्स में, क्लास में कि u से अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो वापस u से ही तो लौटेगा, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे तो u से लौटेगा। अगर सेम लेवल पे u से ही लौटेगा तो मैं यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन लगाऊं वेलोसिटी के लिए, या यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन लगाऊं, सेम बात है, काम हो जाएगा। यहां पे 3u, यहां पे u, डिस्टेंस कितना h, कैसे मिलेगा, फाइनल स्पीड 3u, तो 3u का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh, यहां से आपको h मिल जाएगा। आप बोलो सर यहाँ पे आपने नीचे की तरफ तो ग्रेविटी माइनस होता है ना, आपको तो माइनस लगाना चाहिए था। मैं आपको पहले भी समझाया हूं, मैं वापस समझा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वापस समझाने में। मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर बेटा आप उस पार्ट पे इक्वेशन लगा रहे हो, कौन से पार्ट पे, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या यहां से लेकर यहां तक डायरेक्शन चेंज होने वाली है पार्टिकल की? नहीं। अगर यहां से यहां तक डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली तो क्या साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत है? नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो फिर कैसे करते हैं? जैसे ट्रेडिशनली करते थे। ट्रेडिशनली कैसे करते थे? खाली आप देख के बताओ यहां से यहां तक एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। यहां से यहां तक तो स्पीड बढ़ेगी। अगर यहां से यहां तक एक्सेलरेशन होगा तो बस सीधे सीधे अगर स्पीड बढ़ने वाली है तो फॉर्मूला सही है। आप बोलो सर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करना होता तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कर लो यार। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप जब इक्वेशन लिखते, ये दोनों तो स्क्वायर वाले टर्म्स ही हैं, उनको तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना। 3u स्क्वायर u स्क्वायर वो सब तो वैसा ही, लेकिन g की जगह आता माइनस g, h की जगह आता माइनस h। अब बोलो सर माइनस h क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो क्या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के नेगेटिव में है, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए ये भी माइनस। तो क्या दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक होता क्या है, स्टूडेंट क्या करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे, -2gh। अब -2gh लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर मैच नहीं करेगा। तो या तो ये तरीका कॉमन सेंस वाला, या तो ये तरीका जहां पे साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका C2। इसके आगे आते हैं अपन C3 पे। C3 वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर से C3 वाले प्रॉब्लम पे ध्यान दो। C3 वाले प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2s इक्वल टू gt स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2s इक्वल टू gt स्क्वायर, और आपको बोल दिया है यहां पे s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 2s,
ये 2s इक्वल टू वेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, हालांकि इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि s को डिस्प्लेसमेंट कहा गया है ना, नहीं तो ये क्लियर नहीं होता कि 2s को तो कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा है, तो s को डिस्प्लेसमेंट मानना है। अगर s को डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं तो s इज इक्वल टू ये हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करने का तो वैसे चलो कर ही लो, डिफरेंशिएट कितना बन जाएगा यहां से gt, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2s इक्वल टू gt स्क्वायर, वेयर g इज अ कांस्टेंट, वो तो ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होना चाहिए है ना, तो आप लोग मेंशन कर लो कि वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा gt। तो ये आपका हो गया C3 वाला क्वेश्चन है ना, तो C1 C2 C3 तीनों क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है इसमें C4। अब C4 वाले प्रॉब्लम को कैसे करना है सर, आप देखो C4 वाले प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, a particle starts from rest with uniform acceleration a, its velocity after n seconds is v, the displacement of the particle in the last 2 seconds। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकाल लो। लास्ट 2 सेकंड्स का मतलब क्या, कि nth सेकंड और n-1th सेकंड, सही बात। तो लोग दो तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, दोनों तरीके से आपके आंसर भी आ जाएंगे कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, n-1th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों को जोड़ लो। या फिर आप ये समझो कि अगर ये C4 वाले क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड तो आपको 0 वैसी दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड तो ये हो गया आपका 0 प्लस a/2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है a, तो a/2 इंटू 2n-1, क्या ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है। डिस्प्लेसमेंट इन n-1th सेकंड कितना होगा, a/2 2 ऑफ n-1 -1। अब इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये nth सेकंड का मतलब क्या, लास्ट सेकंड, n-1 का मतलब क्या, सेकंड लास्ट सेकंड है ना, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आखिरी के दोनों सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड इन दोनों को ऐड कर लो, आपको वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को जैसे अगर ऐड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट nth प्लस डिस्प्लेसमेंट n-1th, तो मैं a/2 को तो कॉमन निकाल लेता हूं। अब देखो जरा कितना बन रहा है ये 2n-1, तो 2n और यहां पे आएगा -2 -1 है ना, ये -2 -1 -3 हो गया, तो ये 2n-3 प्लस 2n-1 कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। 2n-3 प्लस 2n-1 इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, तो यहां से आप लिखोगे a/2 और ये कितना हो गया 4n-4, तो 2an-1। आप बोलोगे सर ये आंसर आ गया, अब लेकिन देखा कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, 2a इंटू n-1 ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और आपको डेटा दे रखा है, बोल रखा है कि n सेकंड बाद स्पीड v है। अगर n सेकंड बाद स्पीड v है तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखना n सेकंड बाद स्पीड v है तो v इक्वल टू an, क्योंकि इनिशियल कौन सा फॉर्मूला है ये, v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू an और a का वैल्यू कितना मिल गया v बाई n, तो क्या ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन 2v बाई n n-1 बन गया, और यहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो ये आपका C4 वाला मतलब C1 C2 C3 C4 ये आपका पूरा सेक्शन C इस तरीके से इजीली कवर हो जाता है। चलो तो सेक्शन C के बाद सेक्शन D पर आते हैं। D में है आपका पहला सवाल D1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 D1 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बोला है पार्टिकल परफॉर्म्स रेक्टिलिनियर मोशन सच अ वे दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी हैज ऑपोजिट डायरेक्शन with its uniform acceleration. Its initial velocity has opposite direction with its uniform acceleration. Let x a and x b be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and next 10 seconds then. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना, कि यार क्या बोलना क्या चाह रहा है सवाल। अब आप जरा देखो यार, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में और बाद के 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके बारे में बात पूछ रहा है आपसे। तो जस्ट आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो मैं एक बॉल को हवा में फेंकता हूं, ठीक, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होती है और एक्सेलरेशन नीचे होता है, वही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर भी। बोला है देखो क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑपोजिट डायरेक्शन विद इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब मैं ये वाला केस इमेजिन कर सकता हूं जहां पर मैंने बॉल को हवा में फेंका है। अब जरा सोचो क्या स्टार्टिंग के 10 सेकंड का और बाद के 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, सोच के देखो जरा। तो बोले सर आ सकता है लेकिन हर बार सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एक ही केस बनेगा जब डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। कौन सा, जब मैंने बॉल को उछाला 10 सेकंड में ऊपर 10 सेकंड में नीचे,
तो जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 10 सेकंड में था उतना ही अगले 10 सेकंड में होगा, उस केस में x से बराबर x भी हो जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 40 सेकंड का हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट 40 सेकंड का मतलब 20 सेकंड ऊपर जाने में और 20 सेकंड नीचे आने में। अगर 20 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल पहले 10 सेकंड में कुछ गया था, तेजी से गया था, और बाद के 10 सेकंड में तो धीरे 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 गया हो। तो क्या ये समझ पाते हो कि स्टार्टिंग के अगर मान लो ऊपर जाने मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर 20 सेकंड लगते हैं तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में तो बहुत तेजी से भागेगा, क्यों, स्पीड ज्यादा है, और बाद के 10 सेकंड में बहुत धीरे धीरे भागेगा क्योंकि स्पीड धीरे धीरे कम हो गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में तो x से xb से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक केस बताया x से बराबर xb है, एक केस बताया जहां पे xa xb से बड़ा है, तो और ये भी तो केस हो सकता है कि xb xa से बड़ा है, ठीक है, कि स्टार्टिंग के 10 सेकंड में और बाद के मतलब कोई भी नेक्स्ट 10 सेकंड्स की बात कर रहा है ना, इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 10 सेकंड्स की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, जैसा अभी दो केस मैंने बताया, इसके अंदर तो क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया x से बराबर xb भी हो सकता है, सही बात है, और x से xb से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों ही केस पॉसिबल है, इसका मतलब है आप कोई कॉन्क्रीट तरीके से आंसर नहीं दे सकते, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो सफिशिएंट नहीं है। या तो आप ये बता दो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो अपन सॉल्व कर लेंगे कि कितनी देर तक वो हवा में रहने वाला है, कितनी देर की जर्नी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो अपन बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बराबर है या जो भी। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो अपन को आंसर क्या चूज करना पड़ेगा, डी ऑप्शन, जहां पर बोला है इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स बी। तो D1 के अंदर कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस सोचना है कि x से बराबर xb आ सकता था, क्या x से xb से बड़ा हो सकता था। तो जब दोनों केस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं तो कौन सा केस बनेगा ये अपन कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कोई भी एक आंसर देने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका D1। अब आते हैं D2 पे। D2 में क्या बोला है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a एंड स्पीड u। एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जा रही है a से और उसकी उस मोमेंट पे स्पीड है u, और बोला है स्टोन को रिलीज कर दिया। एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज, एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन। अब आप जरा सोचो, अगर एक लिफ्ट में से एक स्टोन को रिलीज कर दिया, ये आपको मैंने सवाल समझाया था, बलून वाला सवाल याद करो, है ना। इसका एक्सेलरेशन a है, इसका स्पीड ऊपर की तरफ u है, a और u से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, स्टोन को इसने रिलीज कर दिया। रिलीज करते ही आपको मैंने बताया था कि इसके पास स्पीड तो u आ जाएगी, क्यों आती है, इनर्शिया, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा, सिर्फ g, क्योंकि जैसे ही आपने छोड़ा, आपने कांटेक्ट छोड़ दिया तो उस पर अब लगने वाला फोर्स सिर्फ एक है, और वो कौन सा है, ग्रेविटी। इसका मतलब है रिटार्डेशन होगा या जो भी, मतलब एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी वाला आ जाएगा और इनिशियल स्पीड u वाली आ जाएगी। तो इसके अंदर आप देखो जरा, ऑप्शन क्या आ गया, डेली ऑप्शन आ गया, g डाउनवर्ड और इनिशियल स्पीड कितनी, u। बलून वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये सेम चीज डिस्कस भी की थी। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखे जरा, क्या है, D3। अब D3 वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो D3 वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक कुछ बिल्डिंग दे रखी है जहां पर h हाइट पे दो विंडोज का सेपरेशन बता रखा है, एक और पहली विंडो से जब गुजरती है तो स्पीड है v1, बाद वाली विंडो से जब गुजरती है तो स्पीड है v2, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि बताओ v1 v2 में क्या रिलेशन है, दोनों विंडोज के बीच में h गैप दे रखा है और वगैरह वगैरह सारी चीजें मांग रखी है। तो चलो D3 के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तो पहले तो आप ये बताओ इस जगह से इस जगह तक जाने में, है ना, तो क्या मैं h को सीधे सीधे लिख सकता हूं v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू t। ये कौन सा फॉर्मूला याद आया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, सही है। तो यहीं से आपको पता लग गया कि v1 प्लस v2 कितना हो गया, v1 प्लस v2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई 2h बाई टी। दूसरा, आप ये रिलेशन तो लिख ही सकते हो कि v2 इक्वल टू v1 प्लस gt, इसका मतलब हो गया v2 माइनस v1 इक्वल टू gt। तो ये कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बॉम्बे ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, सिर्फ फॉर्मूले लगाना है ना। बहुत आसान से सवाल है, D1 D2 D3, इसमें कुछ नहीं है। अब D4 वाले क्वेश्चन में थोड़ी तकलीफ लगी होगी। D4 वाले क्वेश्चन में आता हूं, वैसे तो कितने बहुत लोगों का आ गया होगा, अगर आ गया तो मतलब गुड है, बाकी जिसको नहीं आया समझते हैं D4 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। ठीक है, एक वेल दे रखा है, जैसे हमारा कुआं है, कुएं में जो पानी का लेवल है वो उसके टॉप सरफेस से h डेप्थ नीचे है, और बोलता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v है।
तो बोलता है बताओ जैसे ही मैंने स्टोन को रिलीज किया कितनी देर बाद सुनाई देगा। तो अब जैसे मान लेते हैं ये वेल है ना, इसकी हाइट आपको दे रखी है h, और यहां से मैंने स्टोन को रिलीज किया है। तो आप बताओ यहां से लेकर यहां तक जाने में समय कितना। पहले तो टाइम ऑफ डिसेंट, ये तो आपको वैसे ही पता है, ये कितना होता है √2h/g, याद करवाया था मैंने, याद करो। ठीक, हाइट से रिलीज करोगे, h हाइट को ट्रैवल करने में कितना समय लगता है √2h/g। ठीक, अब जैसे ही ये हिट करेगा तो क्या, जैसे ही पत्थर वो बेस को लगेगा आवाज आएगी, और वो आवाज ऐसे करते हुए वापस ऊपर तक पहुंचेगी, साउंड ट्रैवल करेगा। साउंड ट्रैवल करने की स्पीड इन्होंने बता रखी है, कितनी माननी है, v स्पीड मान रखी है साउंड ट्रैवल की। तो आप बताओ वापस जब सुनाई देगा आपको साउंड, तो टाइम ऑफ एसेंट इस बार ऊपर साउंड का सुनाई देना वो कितना समय लगाएगा, तो वो कितना आएगा v/h, h/v। इन दोनों को ऐड कर लो तो इतने टाइम बाद आपको साउंड सुनाई देगा। जैसे ही आप रिलीज करोगे तो यहां से आपका आंसर हो गया, कौन सा हो गया, ये बॉम्बे ऑप्शन। ठीक है, तो ये D1, D2, D3, D4 ये चारों सवाल हो गए। इसके आगे आते हैं D5 वाले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, दैट इज D5। अब D5 वाले प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में जितना वो चलता है उतना वो लास्ट सेकंड में फिर से चल लेता है। सही है, तो कितना चल लेता है भाई स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में, तो 0 to 3 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 थी, हाफ GT² लगा दिया, तो यहां से आपका कितना आ गया, जी का वैल्यू अगर अपन 10 ही यूज कर लेते हैं, कुछ दे तो रखा नहीं है, तो या फिर जी रहने दो चलो, तो कितना आ गया ये 9g/2। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड में, और यही आपको बोल रखा है ये डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड का। तो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 इंटू 2n-1, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो फिर से 0 है, तो 9g/2 इक्वल टू g/2, तो g/2 से तो कट गया, देयरफॉर 9 इक्वल टू 2n-1, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब है लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन क्या होगा, n इक्वल टू 5। इसका मतलब है टोटल जर्नी कितने सेकंड्स की होगी, t इक्वल टू 5, है ना। तो ये हो गया आपका D5 वाला सवाल कि भाई 5 सेकंड में ये बॉडी जमीन पर आ जाएगी, ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। इसके आगे D6 पे आते हैं। अब D6 में क्या बोल रहा है जरा समझो। D6 और D7 दोनों कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में ही है, तो एक बार देख लेते हैं D6 D7 का क्या मीनिंग है। D6 के अंदर आपको बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये कोई सरफिरा सा स्टूडेंट है, डिटरमाइंस टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ, वॉक्स ऑफ अ स्काई स्क्रेपर 320 मीटर हाई विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड एंड स्टार्ट्स हिज फ्री फॉल। अब एक इंसान है, मतलब इंसान तो क्या है, ये एक स्टूडेंट दे रखा है जिसको लगा कि आज तो मैं ग्रेविटी चेक करूंगा। ठीक है, अब ग्रेविटी चेक कैसे कर रहा है भाई साहब, सुसाइड करके कूद गए, तो बिल्डिंग के ऊपर से कूद गए और स्टॉप वॉच लेके कूदे हैं भाई साहब, और 300 मीटर की बिल्डिंग से ऊपर से कूद गए। अब आपको बोला जा रहा है कि 5 सेकंड बाद में एक सुपरमैन था उधर, उसने देखा कि भाई ये तो निपट लेगा, तो फटाक से रूफ वहीं से जहां से वो बच्चा कूदा है, जो स्टूडेंट कूदा है, वहीं से सुपरमैन कूदेगा और उसको बचा लेगा। ठीक है, तो अच्छी कहानी है। बोला है सुपरमैन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो कि वो बच्चे को बचा ले। ठीक है, जरा देखो क्या हो रहा है। बोल रहा है कि ये बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी बता रखी है 320 मीटर्स, और यहां से एक बच्चा कूद गया, जो स्टूडेंट आपको दे रखा है, यहां से कूद गया और ये कूदते कूदते नीचे पहुंचेगा। इसका मतलब है 320 मीटर अगर यहां से जंप कर जाता है तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। अब बोल रहा है अगर ये 2 सेकंड बाद, कितने 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद सुपरमैन भाई साहब को लगता है कि भाई इसको बचा लेना चाहिए, तो 5 सेकंड तक तो ये कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा। चलो अब देखते हैं जरा। सबसे पहले तो इसको नीचे पहुंचने में, ठीक है, ये स्टूडेंट को नीचे पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टाइम ऑफ फॉल जो एक्सपेक्टेड है, अगर मान लो कि नीचे तक गिर जाता तो कितना समय लगता, तो कितना लगता √2h/g, तो √320/g कितना लगता, देखो ये 10 गया 64 तो मतलब 8 सेकेंड्स। ये स्टूडेंट को जमीन पर धराशायी होने में 8 सेकंड लगते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, सुपरमैन भाई साहब जाके 5 सेकंड बाद, इसका मतलब है अब सुपरमैन के पास सिर्फ 3 सेकंड है इसको बचाने के लिए। अगर सुपरमैन के पास, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको अगर रियलाइज हो रहा हो, मैंने क्लास में एक वो कराया था सवाल, कौन सा, फायर बॉल वाला, याद आया।
फायरबॉल वाले क्वेश्चन में फायरबॉल गिर जाता है ऑयल वेल के ऊपर और अपन वाटर बैग फेंकते हैं, याद आ गया? तो वाटर बैग कितनी मिनिमम स्पीड से जाए कि वो एक्सप्लोजन से बच जाए, बस वैसा ही है। आपको पता लग गया कि 8 सेकंड में तो ये खत्म हो जाएगा, 5 सेकंड बाद तो एक तरीके से वो सुपरमैन अपने उस वाले क्वेश्चन का वाटर बैग जैसा हो गया। तो उस वाटर बैग की कितनी स्पीड हो, ये सुपरमैन की कितनी स्पीड हो कि ये इंसान को बचा ले, तो उसके लिए अब आप पता लगा लो। तो सुपरमैन के पास कितने हैं, तो टाइम लेफ्ट विथ सुपरमैन, टाइम लेफ्ट विथ सुपरमैन कितना है इसको बचाने के लिए? इसके पास भाई के पास कितना टाइम है? सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड तो पता नहीं कहां टाइम पास कर रहा था। अब 3 सेकंड में इसको बचाना है, कितना डिस्टेंस चलना है? 320 मीटर। तो इनिशियल स्पीड सुपरमैन की कितनी हो, ठीक है, सुपरमैन की इनिशियल स्पीड कितनी हो आपको ये पूछा हुआ है ताकि वो इसको बचा ले, तो अपना काम हो गया। तो 320 मीटर चला देते हैं सुपरमैन को 3 सेकंड के अंदर, और एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी ग्रेविटी ही होना है। चलो, तो अब 3 सेकंड के अंदर पहुंचाना है, इनिशियल स्पीड कितनी हो, तो 320 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड निकालनी है कितने सेकंड में, 3 + ½ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर। यहां से आप यू निकालोगे, आपका क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो कि यार 8 सेकंड में तो ये इंसान नीचे पहुंचता, 5 सेकंड बाद ये सुपरमैन जागा है, तो सुपरमैन के पास अल्टीमेटली इसको बचाने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है। तो 3 सेकंड में सुपरमैन को अगर यहां पहुंचना है, तो अगर वो भी बोलेगा भाई मैं भी फ्री फॉल कर जाता हूं, तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसको इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाके होगा। और इनिशियल वेलोसिटी यहां से आपको D6 में मिल जाएगी। D6 अब कंटिन्यूटी में ही है। कंटिन्यूटी में क्या है? इन द अबव क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर सो दैट इवन सुपरमैन कैन नॉट सेव हिम। अब सुपरमैन कब नहीं बचा पाएगा? सुपरमैन तब नहीं बचा पाएगा जब ये इंसान, देखो सुपरमैन जागा कब था? 5 सेकंड बाद जागा था। अगर ये बंदा, ये स्टूडेंट 5 सेकंड में ही खत्म हो गया, 5 सेकंड में ही अगर ग्राउंड को हिट कर गया, तो सुपरमैन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 5 सेकंड बाद तो सुपरमैन भाई साहब जागे थे और ये 5 सेकंड में ही निपट गए। तो 5 सेकंड में अगर ये निपट जाता है, तो आपको ये पता लगाना है कि, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर 320 मीटर की बिल्डिंग से कूदेगा तो इसको ग्राउंड को हिट करने में 8 सेकंड लग रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बिल्डिंग से कूदे, है ना, ये D7 है, इसी का पार्ट जो है, ऐसी कौन सी बिल्डिंग से कूदे कि 5 सेकंड में ही ये इंसान यहां पर पहुंच जाए। अगर 5 सेकंड के अंदर ही उसको यहां तक गिरना है, इसका मतलब है 5 सेकंड ही तो आपका टाइम ऑफ फॉल होना चाहिए। अगर 5 सेकंड ही टाइम ऑफ फॉल होना चाहिए, तो √2h/g। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, h कितना मिल रहा है? 125 मीटर्स। आप बोले सर बार, अब आप देख रहे हो ये कितनी इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले की, बार बार यूज हो रहा है। मैंने आपको बोला था याद कर लो इस फॉर्मूले को। डिस्कशन के अंदर लगभग मैं 3-4 बार यूज कर रहा हूं इसको। नहीं तो क्या होता है, हर बार आप वो s = ut + ½ लगाते हो। आपको पता है जब एक फ्री फॉल होता है ना, तो फ्री फॉल वाले में √2h/g का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार याद भी करो, यूज भी करो, तभी आपको लगेगा यार इस चैप्टर के अंदर कुछ जल्दी अपन सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अभी जो प्रॉब्लम्स अपन ने देखे उसके अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ करता था। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का फायदा क्या था? अपने पास वो सारे जो पांडव अपन ने सीखे हैं ना, h = ut + ½ ये सारी जो इक्वेशंस अपन ने सीखी हैं, उन इक्वेशंस को आपने एक्सटेंसिवली यूज किया। और इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन मैंने तब भी बताया था, वापस बता रहा हूं कि वो फॉर्मूले, सिर्फ सारे जो फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन, अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। सही है। अब जो सेक्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इस पर मैंने एक आध प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में करवाए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये सेक्शन अपन एक्सटेंसिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद देखेंगे, क्योंकि इसके प्रॉब्लम थोड़े टिपिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से इन्वॉल्व करेंगे। तो अब ये जो सेक्शन आया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बाय डिफॉल्ट अगर आपको दिख जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, प्लीज आप लोग कोई भी तरह की वो फंडामेंटल जो इक्वेशंस आपने डिराइव की हैं वो इक्वेशंस आप यूज नहीं करोगे। और फिर उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, वही फंडामेंटल डेफिनेशंस। कौन से डेफिनेशन? dx/dt = v, है ना, dv/dt = a, v dv/dx = a, जो एक अलग फॉर्मेट सिखाया था मैंने, फॉर्मूले बहुत सारे सिखाए थे मैंने, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट करवाए थे, है ना। तो क्लास नोट्स रेफर करना, वो फॉर्मूले जो आपको मैंने लिखवाए थे, मैंने बोला था बिल्कुल याद करना है उन फॉर्मूलों को, कि जो फंडामेंटल डेफिनेशंस थी, कौन सी डेफिनेशन मैं आपको इकट्ठी करवा देता हूं। dx/dt इसको अपन v बोलते हैं, है ना, फिर dv/dt इसको अपन a बोलते हैं, सो कई बार अपन v dv/dx भी लिखते हैं। कुछ याद आया? हाँ, मैंने भी बताया था कि एवरेज जो वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? v dt
अपॉन टाइम के फॉर्म में। कुछ याद आया? तो ये सब जो चीजें थी, फिर एवरेज एसेलरेशन, इसको मैंने बताया था v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम होता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स फॉर्मूले आपको मैं पहले सिखा चुका हूं। अब इन सभी को यूज करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाली सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं। डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एसेलरेशन मिलता है, एसेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, और उसको वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो चेंज इन पोजिशन मिलता है ना। तो ये जो चीजें आपने पहले सीखी हुई थी, पोजिशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, क्या मिलेगा? एसेलरेशन। एसेलरेशन को रिवर्स तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब है ना, अगर मैंने ए डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया, आई बात समझ में, तो उसमें अपने को क्या मिलता है? डेल्टा वी। अगर मैंने वापस इसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया, लेट्स से वी डी टी का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा एक्स। क्या बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें अपन पास्ट में देख चुके हैं, मैंने आपको समझाया था, ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे लाइन से 4-5 प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे और फिर ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला प्रॉब्लम पे आते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, and accelerates at a rate a equal to 60। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। पूछा है फाइंड its velocity and displacement, at any टाइम t। बहुत ही आसान सा सवाल। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, और क्या ये एक्सेलरेशन, देखो जरा क्वेश्चन देखो, क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है। अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो आपका कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जो इक्वेशंस आपने सीखी हुई है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कोई इक्वेशन वैलिड नहीं है। और आपके सामने अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, क्या मैं एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख सकता हूं? तो क्या एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी इक्वल टू 60 लिख सकता हूं? इसको मैं आगे लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू 60 dt। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रख सकता हूं। आपको बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड 0, किसी भी टाइम t पर मान ली मैंने स्पीड v, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? v माइनस 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 6t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगेगी 0 से t। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे v इक्वल टू 3t स्क्वायर, लिमिट्स लगाते ही आपका v इक्वल टू 3t स्क्वायर तैयार। अगर v इक्वल टू 3t स्क्वायर है, सो अगेन क्या मैं लिख सकता हूं? dx बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ही मांगा है आपसे वैसे भी, तो यहां से वापस सॉल्व करो, क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। अगर dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको डेल्टा x ही तो मिलेगा, और 3t स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से t, क्या मिल गया? t क्यूब। ये आपका आंसर तैयार। तो v इक्वल टू 3t, तो क्या था? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यही है। आप बोलो सर आपने तो चेंज इन वेलोसिटी बताया था। हाँ बेटा, चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम हुआ, जहां पे एक्सेलरेशन दे रखा था 6t के बराबर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर हल्का सा चेंज कर दिया है, वापस पूरा पार्टिकल वैसा ही है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू एक्स। दे रखा है a इक्वल टू एक्स के बराबर एक्सेलरेशन है। फाइंड पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ में आ गया? फाइंड पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 विथ v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली बात क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अपने इंटीग्रेशन से ही करेंगे, डिफरेंशिएशन से ही करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बोला है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। अगर आपको बोला है कि वो मोशन अपना एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता है, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो अब यहां पर अगर आपने dv बाई डी टी यूज कर दिया तो आप खुद ही फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि उस केस में v t x 3 वेरिएबल हो जाएंगे। कोई भी इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ 2 ही वेरिएबल होने चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा। 3 वेरिएबल्स इंटीग्रेट नहीं होते हैं, 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए। इसका मतलब है इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको दूसरा डेफिनेशन यूज करो ना यार। दूसरा डेफिनेशन आपको पता है क्या? मैं v dv बाई डी एक्स को a लिख सकता हूं और उसी को x लिखा जाता है, तो क्या देयरफॉर मैं लिख सकता हूं v dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन, है ना। अब लिमिट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पे। लिमिट्स क्या है जरा देखो। आपको बोला है कि मोशन स्टार्ट x इक्वल टू 1 पे हो रहा है और स्पीड तब 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे स्पीड 1 है। किसी भी x पर स्पीड कितनी है भगवान जाने, तो निकालेंगे। तो अब देखो यहां से सॉल्व करो, कितना मिला? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। दोनों पे लिमिट्स तो वही है, कहां से कहां तक? 1 से v और यहां पर 1 से x। तो यहां से सॉल्व करेंगे, क्या मिल रहा है? v स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, देयरफॉर v इक्वल टू x। आई बात समझ में? अगर v इक्वल टू एक्स आ गया यहां पे, सो आपको तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो v को वापस क्या लिख सकता हूं मैं? dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स। हाँ या ना? यहां से आप क्या लिखोगे? dx बाई एक्स इक्वल टू डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, ये कितना होना चाहिए? log x। और लिमिट्स की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 है, क्योंकि मोशन जब स्टार्ट हुआ था तब x इक्वल टू 1 पे स्टार्ट हुआ था। ये इंटरेस्टिंग है, और ये x मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पे इंटीग्रेट करने पे ln x आ रहा है, लिमिट्स 1 से लेकर x तक इज इक्वल टू t, लिमिट 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अब यहां से जब लिमिट्स डालोगे तो क्या मिलेगा? ln 1 माइनस 0, ln 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, देयरफॉर क्या मिल गया? x इक्वल टू t, है ना। या फिर ये आ गया यहां से ln x इक्वल टू t, तो इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू e टू द पावर t। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो इंटीग्रेशन कैसे इन्वॉल्व, यहां पे लिमिट्स का सारा खेल है ना। x इक्वल टू e टू द पावर t, ये जो फाइनल आंसर आया, ये तो मैंने लॉ को खाली कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहां पे जो ये हुआ है ना, लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं उस पर बहुत ढंग से ध्यान दो। t इक्वल टू 0 पे मैंने x को 1 लिया है। आदत क्या होती है लोगों की? 0 से t 0 से x, 0 से t 0 से x। नहीं, देखो डेटा को ढंग से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, है ना। तो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सवाल सॉल्व होगा। आसान सा सवाल था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैसा प्रॉब्लम है जरा देखो। नेक्स्ट मतलब बिल्कुल सिमिलर सा प्रॉब्लम है जो अभी अपन ने देखा, लेकिन इस पर हल्का चेंज किया मैंने। a इक्वल टू एक्स जगह a इक्वल टू वी और x इक्वल टू 1 की जगह x इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल है, वापस एक्स एक्सिस अलोंग भाग रहा है, उसका a इक्वल टू वी दे रखा है। फिर से a इक्वल टू वी की वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और बोला है वापस पोजीशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मोशन स्टार्ट करता है स्पीड 1 से, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सोल्यूशन लाओ, क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है ना। और आप लोग आंसर अब वेरीफाई करो। इस क्वेश्चन के अंदर गलती होने के चांस थोड़े हैं, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए तो मैं आता हूं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। आई होप आप लोग आंसर ला चुके हो। तो चलो देखो क्या करना है। a इक्वल टू वी को मैं क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पे, मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत तरीके हैं। a को आप लिख दो v dv बाई डी एक्स या लिख दो dv बाई डी टी, आपकी इच्छा। चलो मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चलता हूं, dv बाई डी टी लिखता हूं। dv बाई डी टी इक्वल टू v, इसका मतलब हो गया ये बन गया dv बाई v इक्वल टू डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। दोनों को अलग कर दिए वेरिएबल्स को। वेलोसिटी की लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी आप देखो, और टाइम की लिमिट्स तो मोशन स्टार्ट 0 से, लेकिन वेलोसिटी थी 1 t, वेलोसिटी मान ली v, ठीक। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आप देखो ln v बनेगा, तो ये ln v इक्वल टू t बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे v इक्वल टू e टू द पावर t बनेगा। v आ गया e टू द पावर t ऑल्सो नाउ। सो
अब v को वापस क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी। ये वापस क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू ई टू द पावर टी डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। टाइम के लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर t तक। x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक। अब बोले सर 0 से लेकर x तक क्यों, क्योंकि मोशन बेटा इस बार स्टार्ट x इक्वल टू 0 से हुआ है, पहले x इक्वल टू 1 से हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया था। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आपका बन जाएगा x और ये बन जाएगा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो वही रहता है, तो e टू द पावर t ही रह जाएगा और लिमिट्स लगेगी 0 से t। तो देयरफॉर x बन जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 0, तो बन गया e टू द पावर t माइनस 1। अब ये जो है ना, बहुत लोगों ने ये गड़बड़ की होगी, यहाँ पे लोगों का आंसर आया तो होगा, खाली e टू द पावर t आ गया होगा, ये ध्यान नहीं रहता कि e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये भी आसान सा उसी कैटेगरी में ही एक प्रॉब्लम है, जहां पर आपने सिर्फ 2 बार इंटीग्रेट किया। लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं, बार बार मैं उस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूं, ध्यान दो कैसे हो रहा है क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी के अंदर सेम पैटर्न के ही प्रॉब्लम्स है, अपने को वही करते जाना है। आप देख भी रहे होंगे काफी स्पीड में भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। आप लोग इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को देखो, लिमिट्स कैसे लगानी है, बाकी इंटीग्रेशन तो आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में वैसे भी सीख चुके हो। चलो तो अब जैसे एक्सेलरेशन आपको दे रखा है इस बार पार्टिकल का, वो और वेरिएबल है 6x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब इस बार एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और इस बार उसकी क्वाड्रेटिक से x पर डिपेंडेंट है, मतलब बहुत अजीब सी पोजीशन पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 3 meters। इट इज नोन दैट, डेटा दे रखा है आपको, इट इज नोन दैट it starts its motion from x equal to 1 with 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 1 से। ये आपको बोल रखा है, ये इंफॉर्मेशन आपको अलग से दे रखी है। अब एक्सेलरेशन आ गया x के टर्म्स में। अब एक्सेलरेशन जब x के टर्म्स में आया है तो यहां पर आप या तो dv बाई dt लिख सकते हो या v dv बाई dx लिख सकते हो। dv बाई dt लिखोगे आपको खुद ही रियलाइज होगा यार इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पर, v dv बाई dx इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज v dv इज इक्वल टू 6x² dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx इंटीग्रेशन 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 एंड इंटीग्रेशन। सही है, ये सारे टर्म्स बन गए। अब लिमिट्स का वापस खेल है। लिमिट्स कहां से कहां तक बेटा, ध्यान दो, यहां पर लगेगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। मोशन स्टार्ट कितनी स्पीड से हुआ है, 2, इनिशियल वेलोसिटी 2, और जब 2 वेलोसिटी थी तब x कितना था, 1 1 1। यहां पर x की लिमिट लगेगी और यहां पर वेलोसिटी की लिमिट्स लगेगी, और वेलोसिटी पता लगानी है किसी भी x पर, इट इज नोन दैट, ठीक है। और वेलोसिटी भी कहां पता लगानी है, एट x इक्वल टू 3 पर। अगर x इक्वल टू 3 पर पता लगानी है तो x, तो यहां पर अपर लिमिट 3 लगा दो, 3 लगा दो, 3 लगा दो, तो यहां से अब इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। क्या मिलेगा देखो, v² बाई 2, लिमिट्स 2 से v, ये x³ बाई 3 आएगा, तो 2x³ लिमिट्स 1 से 3 प्लस x² लिमिट्स 1 से 3 प्लस 5 dx लिमिट्स 1 से 3। 5 dx का मतलब है 5x लिमिट्स 1 से 3। अब सबकी लिमिट्स आपको रखना आता है, पहले 3 फिर 1, तो इसको वापस आप लिख सकते हो 2 3³ माइनस 1 प्लस 3² माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1। और यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको v मिलेगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अब तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। v आएगा यहां से 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वापस उसी तरह पैटर्न का क्वेश्चन, कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे लिमिट्स लगा रहे हैं, सब इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, और ये वाला प्रॉब्लम भी आपका इजीली इस तरीके से डन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये काफी अच्छा सा और डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम भी माना जाता है। देखो जरा, पार्टिकल डिसेलरेट्स, अब पार्टिकल डिसेलरेट्स whose magnitude varies as a या a equal to
के रूट वी, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 स्पीड ऑफ पार्टिकल दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है, वी नॉट, ठीक है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन। अब ये क्वेश्चन है भाई। अब इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी ने अपने पास्ट ईयर्स में पूछा भी हुआ है। जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, डिसेलरेट हो रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, और इस तरह का आपके सामने प्रॉब्लम रखा हुआ है। पूछा है टी इक्वल 0 पे स्पीड भी दे रखी है, और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंडेंट है और वो डिसेलरेट कर रहा है तो स्पीड धीरे 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 कम होगी और कभी ना कभी पार्टिकल रुकेगा। जब ये पार्टिकल रुकेगा, बोला है तब तक कितना चलेगा और कितनी देर में रुकेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को वहीं पे पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अच्छा प्रॉब्लम है, इतना इजीली सॉल्व भी नहीं होगा, टाइम भी देना है इसको अच्छे से। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे आ रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान दो। सोल्यूशन क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन इक्वल टू के रूट वी दे रखा है और आपको बोला है कि कितने टाइम बाद रुकेगा एंड ऑल, ये भी पूछ रखा है। तो टाइम निकाल लेते हैं। ए को लिखूंगा मैं यहां पर माइनस डीवी बाई डी टी इक्वल टू के रूट वी। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या हुआ। अब ए इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी इक्वल टू के रूट वी क्यों लिखा है, इसको समझाता हूं। क्योंकि ये बेटा डिसेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है टाइम के साथ स्पीड घटेगी तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस एक्सेलरेशन विल बी रिटन हियर एज माइनस डीवी बाई डी टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि जब आप ऐसे लिखते हो डीवी बाई डी टी के फॉर्म में तो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस डीवी बाई डी टी होता है। चलिए, इतना अगर आ गया समझ में तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचता। माइनस डीवी बाई वी रूट वी इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कितने टाइम में, तो 0 से t। पहले स्पीड कितनी थी, v नॉट, बाद में कितनी होनी चाहिए, 0। अब रुकेगा ना, जब ये पार्टिकल रुकेगा तब स्पीड 0, और कौन से टाइम पर रुकेगा तो वो t पता लग जाएगा। और इनिशियली v नॉट की स्पीड दे रखी है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो रूट v को इंटीग्रेट कैसे करोगे, ये आता है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, माइनस चलो मैं इसको इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, v टू द पावर 3/2, नहीं v की पावर माइनस हाफ है तो v टू द पावर हाफ होल अपॉन हाफ। लिमिट्स लगेगी v नॉट से लेकर 0 इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा आपका और t मिल जाएगा। मैं t डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब इसको इंटीग्रेट करना तो कोई बड़ा काम नहीं रह गया। ये आ जाएगा आपका 2v नॉट टू द पावर हाफ अपॉन के, ये तो आपका आ गया टाइम। 2 रूट वी नॉट अपॉन के, ये आ गया आपका टाइम। अब आपको क्या पूछ रखा है, साथ साथ में टोटल डिस्टेंस भी तो निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो वो उसके लिए दूसरी डेफिनेशन यूज कर लेंगे। कौन सी डेफिनेशन, ए को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूं, तो वो डेफिनेशन से भी हो जाएगा। तो मैं ये टी की वैल्यू यहीं रख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं और अब दूसरे पार्ट पे आ जाता हूं। दूसरा पार्ट क्या है, जहां पर मैं ए को लिखूंगा माइनस वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के रूट वी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार। अब जब माइनस अगेन, क्योंकि डिसेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट करेगा तो माइनस लगेगा ही, है ना, इस वाले इक्वेशन माइनस लगेगा। तो अब यहां से अब आप देखो जरा क्या लिखेंगे, तो क्या बन गया बेटा, माइनस रूट वी डी वी इज इक्वल टू के डी एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। ये कितना बन गया, रूट वी बन गया। अब यहां से इंटीग्रेट करो तो रूट वी का इंटीग्रेशन मतलब हाफ 3/2 हो जाएगा, तो माइनस वी टू द पावर 3/2 इक्वल टू के एक्स। लिमिट्स एक्स की मैंने बताई नहीं आपको, एक्स की लिमिट्स लगा लेते हैं। एक्स की लिमिट लगा लेते हैं, लेट्स से 0 से एक्स और वेलोसिटी v नॉट से 0, ठीक। तो यहां से आप देखोगे जब इंटीग्रेट करोगे माइनस माइनस कोलैप्स हो जाएगा और यहां से अब जब लिमिट्स लगेंगी v टू द पावर 3/2, माइनस साइन यहां पे लगा लेता हूं और v नॉट से लेकर 0 तक का इंटीग्रेट कर लेता हूं। तो यहां से आप देखोगे सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा v नॉट टू द पावर 3/2 होल अपॉन, अब 3/2 है तो नीचे 3/2 भी तो जाएगा, तो 2v नॉट की पावर 3/2 होल अपॉन 3k। ये आपका x वाला पोजीशन आ जाएगा। लेट मी वेरीफाई इट, और इसका आंसर बिल्कुल ठीक 2v नॉट 3/2 अपॉन 3k।
ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया और यहां से आपको x की पोजीशन मिल, मतलब कितना चलेगा रुकने के पहले वो x, और ये टाइम, इस तरह का प्रॉब्लम। आप देख रहे हो हर प्रॉब्लम में लिमिट्स कैसे लगानी है उस पर ध्यान देना है, और एक्सेलरेशन का कौन सा डेफिनेशन यूज करना है ना, v dv by dx या dv by dt, इसको पकड़ लिया, ये पूरे क्वेश्चंस कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इजीली डील कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आज अपन ने देखे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन से पूरा टॉपिक आप समझ में आ गया, पूरा टॉपिक एक्सेलरेशन का कंप्लीट हो गया है, जहां पर अपन ने पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा ढंग से, उसके बाद में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। मोशन अंडर ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही पार्ट है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के डेफिनेशंस अपन ने हालांकि पहले देखे थे, अब उस पर बेस अपन ने आज ये 3-4 प्रॉब्लम्स देखे, और ये सारे बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो लिमिट्स को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर डरना नहीं है, आसान से प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइंड आउट करो कैसी कंडीशंस यूज करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपके आसान से इंटीग्रेशंस कैरी आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब मैंने इतना बढ़ा दिया है, तो अब आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं अगले क्लास के लिए, कि आप इतना पढ़ने के बाद अब क्या क्या चीजें आप लोग केपेबल हो होमवर्क करने के लिए। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ होमवर्क।